नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। जो आपका पर्यावरण टॉपिक है संविदा वर्ग 3 का, उसमें उसका सब टॉपिक है अंतरिक्ष विज्ञान या स्पेस टेक्नोलॉजी। तो उसके अंदर देखेंगे हम कि अंतरिक्ष कार्यक्रम भारत में किस प्रकार से प्रारंभ हुआ, या जो वर्तमान में इसरो है, इतने एक विश्व की प्रमुख स्पेस एजेंसी के रूप में वो उभर कर सामने आया है। तो देखते हैं पहले हम भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम। भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम, जो भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम है, इसकी शुरुआत सबसे पहले करेंगे हम इसरो की स्थापना के साथ कि किस प्रकार से इसरो की स्थापना की गई थी। तो जो इसके मुख्य बिंदु होंगे आपके, पहला होगा इसरो की स्थापना। यदि हम देखें इसरो की स्थापना के बारे में जाने, तो सबसे पहले अंतरिक्ष के क्षेत्र में जो कार्य किया गया, जो डॉक्टर एस के मित्रा थे, इनके द्वारा सबसे पहले वायुमंडल की ऊपरी परतों का अध्ययन किया गया था। या कहें कि डॉक्टर एस के मित्रा ने सबसे पहले भारत में स्पेस के क्षेत्र में या नई खोज के क्षेत्र में कोई कार्य करना प्रारंभ किया था। इसके बाद डॉक्टर सी वी रमन तथा डॉक्टर मेघनाद शाह के द्वारा भी अंतरिक्ष के क्षेत्र में कार्य किया गया। यहां तक तो जो भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम था, एक सुव्यवस्थित तरीके से नहीं चल रहा था, या कहें कि इसकी व्यवस्था एक सुव्यवस्थित तरीके से नहीं थी। इसको या भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को व्यवस्थित करने का कार्य किया डॉक्टर विक्रम साराभाई के द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर विक्रम साराभाई। और जो डॉक्टर विक्रम साराभाई थे, इन्हें भारतीय अंतरिक्ष का पिता या जनक भी कहा जाता है। जो आपका 2019 का पीएससी का प्रारंभिक परीक्षा थी, उसमें भी ये प्रश्न आया था कि भारत में अंतरिक्ष के जनक या भारत के अंतरिक्ष के पिता किसे कहा जाता है, तो वो है डॉक्टर विक्रम साराभाई। इसी के साथ डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, अहमदाबाद भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की भी स्थापना की। इसी के साथ डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के द्वारा, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के द्वारा 1945 मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की गई थी। इस समय तक अंतरिक्ष के या स्पेस क्षेत्र में जो भी कार्य किए जा रहे थे, वहाँ पर सरकार का कोई विशेष ध्यान या सरकार के द्वारा कोई विशेष प्रयास या सहयोग राशि प्रदान नहीं की जा रही थी। इसी कड़ी में 1950 में भारत सरकार के द्वारा परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई। और जो परमाणु ऊर्जा विभाग था, इसका मुख्य कार्य था कि जितने भी अंतरिक्ष कार्यक्रम हैं, उनके लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। तो 1950 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई। इसका मुख्य उद्देश्य था अंतरिक्ष
के क्षेत्र में या जो अंतरिक्ष कार्यक्रम है उसके लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, वित्तीय सहायता प्रदान करना। तो अभी तक 1950 तक सरकार ने इससे प्रयास स्टार्ट कर दिए। फिर इसी समय क्या होता है कि रूस के द्वारा अपना पहला उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट छोड़ा गया। तो जितने बाकी के जो विश्व के अन्य देश थे उनकी भी जिज्ञासा अंतरिक्ष के क्षेत्र में बढ़ी। इसी कड़ी में भारत सरकार के द्वारा 1962 में इनकॉस्पर की स्थापना की गई और ये फिर अंतरिक्ष के क्षेत्र में कार्य करने लगा। फिर 1969 में इनकॉस्पर को इसरो में तब्दील कर दिया गया या इसरो के रूप में इसको या इसरो में से बदल दिया गया था 1969 में। इसी के बाद 1972 में फिर अंतरिक्ष विभाग का गठन हुआ, अंतरिक्ष विभाग बना और फिर इसरो को अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत लाया गया था। तो ये समझे यहाँ तक ना आप लोग। सबसे पहले डॉक्टर एस के मित्रा ने इन्होंने सबसे पहले वायुमंडल की जो परतें हैं उस पर अध्ययन कार्य किया। इसके बाद डॉक्टर सीवी रमन और मेघनाथ साहा के द्वारा अंतरिक्ष के क्षेत्र में कार्य करना प्रारंभ किया गया। फिर अभी तक जो भारत का कार्यक्रम था इसको सुव्यवस्थित करने का कार्य किया डॉक्टर विक्रम साराभाई ने और इन्हीं के द्वारा अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की भी स्थापना की गई थी तथा वहीं पर डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा ने 1945 मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की भी स्थापना की। 1950 सरकार के द्वारा प्रयास किए गए यहाँ पर परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना, जिसका मुख्य उद्देश्य था वित्तीय जो भी अंतरिक्ष कार्यक्रम है उनके लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। और 1962 में इनकॉस्पर की स्थापना की गई जिसे बाद में 1969 में इसरो में तब्दील कर दिया गया और जो इसरो था 1972 के बाद अंतरिक्ष विभाग के अंदर कार्य करने लगा। ये थी इसरो की सामान्य बातें। और इसरो का जो है मुख्यालय है मुख्य बेंगलोर में आपका है, ठीक है ना। इसके बाद यदि हम अंतरिक्ष कार्यक्रम के प्रमुख तत्व देखें कि अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए किन किन बिंदुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है, तो ये था आपका इसरो की स्थापना। इसके बाद देखें अंतरिक्ष कार्यक्रम के आवश्यक तत्व। तो किसी भी अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए 3 तत्वों की आवश्यकता होती है। पहला है स्पेस स्टेशन, प्रक्षेपण केंद्र, प्रक्षेपण यान और उपग्रह या सैटेलाइट। पहला है आपका प्रक्षेपण केंद्र, जहां से किसी भी उपग्रह को नियत कक्षा में प्रक्षेपित किया जाएगा। दूसरा है आपका प्रक्षेपण यान और तीसरा है आपका उपग्रह। प्रक्षेपण केंद्र की बात करें तो वर्तमान में भारत के पास 3 प्रक्षेपण केंद्र है। पहला कौन सा है? TERLS थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन और जो थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है यह स्थित है केरल में। इसके बाद दूसरा है आपका BERLS बालासोर इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन और ये स्थित है आपका उड़ीसा में। और तीसरा आपका SDSC सतीश धवन स्पेस सेंटर। जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है ये आपका है आंध्र प्रदेश में और इसको दूसरा नाम है सार या इसे श्रीहरिकोटा। तो ये 3 स्पेस सेंटर हैं जहां से किसी भी उपग्रह को उसकी नियत कक्षा में प्रक्षेपित किया जाता है, जिसमें से
TERLS और BERLS मुख्यतः साउंडिंग रॉकेट, साउंडिंग रॉकेट को प्रक्षेपित करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। साउंडिंग रॉकेट वो रॉकेट होते हैं जिनका कार्य केवल वायुमंडल की ऊपरी परतों का अध्ययन करना होता है। समझे इसको ना? आपके 3 हैं, TERLS, BERLS और आपका सतीश धवन स्पेस सेंटर। जितने भी वर्तमान में या जो भी उपग्रह प्रक्षेपित किए जाते हैं उन्हें सतीश धवन स्पेस सेंटर से ही प्रक्षेपित किया जाता है, और बाकी के आपके साउंडिंग रॉकेट वगैरह हैं ये सारे इन दोनों सेंटरों से प्रक्षेपित किए जाते हैं। इसके बाद प्रक्षेपण यान की बात करें कि कौन कौन से प्रक्षेपण यान हैं, तो प्रक्षेपण यान भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एयर ब्रीदिंग, एक होता है नॉन एयर ब्रीदिंग। जो एयर ब्रीदिंग होते हैं मतलब कि ऐसे उपग्रह जो अपने साथ ऑक्सीजन को साथ में ले जाते हैं जलने के लिए या ईंधन के जलन के लिए, अपने खुद के साथ ऑक्सीजन को लेके जाते हैं। और जो नॉन एयर ब्रीदिंग होते हैं वो वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन को यूज करके उसका ईंधन का दहन करते हैं। वर्तमान में भारत के पास एयर ब्रीदिंग जो प्रक्षेपण यान है वो 4 प्रकार के हैं, जैसे SLV, ASLV, PSLV, GSLV और अवतार, जिसमें से इस पर अभी कार्य चल रहा अवतार पर। जो SLV है इसे कहते हैं सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जो ASLV है इसे कहते हैं ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और आपका जो PSLV है इसे कहते हैं पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जो GSLV है इसे जब को जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और लास्ट में आपका अवतार है। जो SLV है और ASLV ये प्रारंभिक अवस्था में प्रयोग में लाए गए थे। वर्तमान में ना तो SLV का प्रयोग होता है और ना ही SLV का, ये दोनों बंद हो चुके हैं। केवल PSLV और GSLV के माध्यम से ही हम किसी भी जो इसरो है किसी भी उपग्रह को प्रक्षेपित करता है। जो SLV था इसको 10 अगस्त 1979 में इसकी पहली सफल उड़ान भरी गई थी, और SLV के माध्यम से ही भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? रोहिणी, जिसे SLV के माध्यम से प्रक्षेपित किया गया था। यहाँ पर खुद का प्रक्षेपण यान भी था और उपग्रह भी था। तो रोहिणी को SLV या इसका दूसरा नाम है SLV-3, SLV भी कहते हैं और SLV-3 भी कहते हैं। तो ये आपकी SLV-3, ASLV, PSLV, GSLV और अवतार है। जो आपका SLV है इसकी क्षमता थी 40 किलोग्राम तक के किसी भी उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने की। जो ASLV आया इसकी क्षमता बढ़कर हुई 150। फिर आया PSLV, इसकी क्षमता है 1200 से किलोग्राम तक के किसी भी उपग्रह को उसकी नियत कक्षा में स्थापित ये कर सकता है। फिर उससे भारी कोई उपग्रह हुआ तो फिर GSLV के माध्यम से। जो आपके SLV, ASLV, PSLV और GSLV है इनमें मुख्य समस्या यह थी कि इनका एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा इनका प्रयोग नहीं किया जा सकता था। यदि एक बार इनका प्रयोग कर लिया गया दोबारा इसके माध्यम से किसी भी उपग्रह को इसकी कक्षा में स्थापित नहीं कर सकते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए जो इसरो का अगला लक्ष्य है वो है अवतार पर, मतलब कि एक ऐसा प्रक्षेपण यान होगा जो उपग्रह को उसकी कक्षा में स्थापित करके वापस अपनी कक्षा में जाएगा, उपग्रह को स्थापित करेगा और लौट कर अपने सेंटर पे आ जाएगा। यह है आपका अवतार, ठीक है ना। इसके बाद देखें कि जो आपके ASLV है, PSLV, इनको बनाता कौन है।
या इसरो के किस केंद्र पर इनको बनाया जाता है? तो केएल में या केएल के तिरुवनंतपुरम में केंद्र है सतीश धवन विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर और ये है आपका केरल के तिरुवनंतपुरम में। इसका मुख्य कार्य है केवल हमें या जो आपके जो प्रक्षेपण यान है इनको बनाने का कार्य करेगा केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। तो इनके बनाने का कार्य कौन करेगा? ये केंद्र करता है जो केएल में स्थित है, जिसमें से आपका जीएसएल भी है। यहाँ पर एक आता है टर्म है क्रायोजेनिक इंजन। जो क्रायोजेनिक इंजन होता है इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अत्यंत निम्न तापमान पर यूज किया जाता है ईंधन के रूप में, जिसमें ऑक्सीजन होती है -183 डिग्री सेंटीग्रेड और जो हाइड्रोजन होती है -253 डिग्री सेंटीग्रेड के रूप में। इतना समझ आ गया? इसके बाद देखेंगे उपग्रह। आपके उपग्रह भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कृत्रिम और एक होता है कैसा? प्राकृतिक। कृत्रिम उपग्रह और प्राकृतिक उपग्रह। जो प्राकृतिक उपग्रह होते हैं वो प्रकृति में पहले से विद्यमान है, जैसे चंद्रमा, ठीक है ना। इसके बाद जो कृत्रिम उपग्रह है ये मानव द्वारा निर्मित होते हैं या मानवों के द्वारा इनका निर्माण किया जाता है। और जो भारतीय इसरो के द्वारा दो प्रकार के उपग्रह हैं इसमें आपके, एक है इनसैट प्रणाली और एक है आपकी IRSS प्रणाली, या इसे IRS प्रणाली भी कहते हैं। जो इनसैट प्रणाली है इसका मुख्य कार्य है केवल संचार साधनों का उपयोग। जितने भी संचार के साधन होंगे वो इनसैट प्रणाली के माध्यम से ही किए जाते हैं। दूसरा आपका IRS प्रणाली, इसका काम है पृथ्वी के गर्भ में छुपे संसाधनों के बारे में जानकारी प्रदान करना। समझ सकते ना कि मान ली कहीं पर भी कोई संसाधन हो, चाहे पेट्रोलियम हो, प्राकृतिक गैस हो, कोई भी संसाधन पृथ्वी के गर्भ में छुपा है तो उसकी जानकारी कौन देगा हमें? IRS प्रणाली के उपग्रह। और जो IRS प्रणाली है इसमें भी दो प्रकार के उपग्रह होते हैं, एक होता है जनरल पर्पज, एक होता है डेडिकेटेड। जो जनरल पर्पज उपग्रह होते हैं ये किसी भी संसाधन के बारे में जानकारी दे सकते हैं, और जो डेडिकेटेड उपग्रह होते हैं वह उन संसाधनों की खोज करते हैं जिसके लिए उसे डिजाइन किया जाता है। तो ये होता है आपका IRS प्रणाली। इसके बाद जो अगला है आपकी कक्षाओं के बारे में कि कौन कौन सी कक्षाएं पृथ्वी में उपस्थित होती हैं। तो कक्षाएं मुख्य रूप से आपकी तीन हैं, लियो है, मियो और जियो है। इसके बाद आपकी कक्षाएं या कक्षा की बात करें तो कक्षाएं तीन होती हैं, लियो है, मियो है, जियो है, फिर GTO भी बढ़ती जाती है, दो तीन और आपकी हैं। जिसमें जो लियो है इसे कहते हैं लो अर्थ ऑर्बिट, ऐसी कक्षा जो पृथ्वी की सबसे निचली कक्षा है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 160 से 2000 किलोमीटर तक की जो ऊंचाई होगी वहाँ पर लियो या उस कक्षा को लियो कहते हैं। और जो लियो कक्षाएं होती हैं यहाँ पर जितने भी उपग्रह छोड़े जाते हैं उनको लियो में ही स्थापित किया जाता है अधिकतर। और अभी वर्तमान जितने भी मानव मिशन अभी तक छोड़े गए हैं उन सभी मानव मिशनों को लियो में ही स्थापित किया गया है। जैसे आपने सुना होगा क्रिस्टीना कोच के बारे में, क्रिस्टीना कोच, इनके बारे जानकारी क्रिस्टीना कोच के बारे में 6 फरवरी 2020 को अंतरिक्ष से लौट कर आई थी ये, और सबसे अधिक अंतरिक्ष में रहने वाली प्रथम महिला हैं। 300 के कुछ लगभग देर इनके हैं ना। तो क्रिस्टीना कोच कहाँ रही? अंतरिक्ष में रही। अंतरिक्ष में रहने के लिए एक स्टेशन होता है, स्पेस स्टेशन, जहाँ पर विश्व के
16-17 देश मिलकर स्पेस स्टेशन बनाए हैं, ठीक है ना। और वहाँ पर कोई भी वैज्ञानिक जाके रह सकता है कुछ समय के लिए, इसको खोज वगैरह करना हो। तो जो क्रिस्टीना कोच थी 6 फरवरी 2020 को लौट कर वापस आई थी, और जो क्रिस्टीना कोच है सबसे अधिक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला हो गई है, ठीक है ना। इसके बाद जैसे आपने सुना होगा भारत का एक मिशन है गगनयान। गगनयान क्या सुना होगा आपने? गगनयान क्या है? यह भी लियो में ही छोड़ा जाएगा। गगनयान के अंदर जो भारत के प्रधानमंत्री जी हैं उनके द्वारा 15 अगस्त सन 2018 को घोषणा की गई थी कि आने वाले 2022 तक भारत भी अपना एक अंतरिक्ष में मानव मिशन भेजेगा, जिसका नाम रखा गया गगनयान। और यदि भारत इस कार्य को करने में सफल होता है तो भारत विश्व के उन 4 देशों, चौथा देश भारत होगा। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चौथा देश होगा जिसने अपना मानव मिशन अंतरिक्ष में भेजा है। तो अभी तक के जितने भी मानव मिशन भेजे गए हैं सारे के सारे कहाँ पर? लियो में ही स्थापित किए गए हैं। केवल अमेरिका का जो चंद्र मिशन था उसे छोड़कर। कौन सा? अपोलो। हाँ, अपोलो के माध्यम से अमेरिका ने 3 व्यक्तियों को चांद पर भेजा था, नील आर्मस्ट्रांग, बज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस को। इन 3 व्यक्तियों को अमेरिका के द्वारा चांद पर भेजा गया था, ठीक है ना। इसके बाद अभी आपने सुना होगा 2024 में भी अमेरिका का मिशन है आर्टेमिस। आर्टेमिस के माध्यम से अमेरिका प्रथम महिला और द्वितीय पुरुष को चांद पर भेजेंगे, ठीक है। आर्टेमिस के नाम उसका जो मिशन है उसका नाम रखा गया आर्टेमिस। अब मियो की बात करें, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, ये होता है आपका 2000 किलोमीटर से 35,768 किलोमीटर, ये आपका मियो है। इस ऊंचाई पर जो कक्षा प्राप्त होती है या जो ऑर्बिट है उसे कहते हैं मियो। और जो मियो है यहाँ पर प्रमुख तौर पर जो नेविगेशन उपग्रह होते हैं उनको प्रक्षेपित किया जाता है, जैसे जीपीएस। जीपीएस किसका है? अमेरिका का है, ग्लोबल पोजीशन सिस्टम। या जो जितने भी नेविगेशन प्रणाली के उपग्रह हैं इन सभी को मियो में स्थापित किया गया है। जैसे जीपीएस अमेरिका का हो गया, वाइडू या कंपास ये किसका है? चीन का है। वाइडू या कंपास चीन का है। इसके बाद से गैलीलियो है। कौन सा है? गैलीलियो। ये आपका यूरोपियन यूनियन का है। जैसे डोरिस ये आपका फ्रांस का है। और इसी में एक आपका ग्लोनास ये आपका रूस का है। एक है QJSS ये जापान का है। और इंडिया का कौन सा है? भारत का। भारत के मालूम कि भारत का खुद का जीपीएस सिस्टम या खुद की नेविगेशन प्रणाली कौन सी है? नाविक, ये आपका भारत का है। ये चीज समझे आप ना? ये क्या सारे नेविगेशन प्रणालियां हैं विश्व की, है ना, जिसमें जीपीएस अमेरिका का हो गया, वाइडू चीन का है, गैलीलियो यूरोपियन यूनियन का है, डोरिस फ्रांस का है, ग्लोनास रूस का है, QJSS जापान का और नाविक भारत का है। जो नाविक है यह एक क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली है। कैसी है? क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली, मतलब कि यह एक क्षेत्र विशेष में ही कार्य करेगी। केवल भारत और भारत से लगा हुआ 1500 किलोमीटर का एरिया, केवल वहीं पर ही आपका जो नाविक है कार्य करेगा। और 2018 में इसको प्रक्षेपित किया गया था। जो आने वाले अब स्मार्टफोन वगैरह होंगे उसमें अब नाविक की जीपीएस की बजाय नाविक होगा। इतना समझे यहाँ तक ना? इसके बाद आपका जियो आ गया, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, और ये होती है आपकी 2000 से 3568 के मध्य में। परंतु जो जियो है यह होता है विषुवत रेखा के ऊपर।
या जो कक्षा है आपकी, ये कहाँ होती है? विषुवत रेखा के ऊपर होती है। इसके बाद जो अगला आपका है ऑर्बिट के बाद प्रमुख, कौन कौन से प्रमुख मिशन है ना? प्रमुख मिशन इसरो के माध्यम से कौन कौन से मिशन छोड़े गए हैं ना? जैसे आपका गगनयान। गगनयान क्या 2022 तक इसरो का मिशन है कि हम जो 2022 होगा उस समय तक हम अपने खुद के मानवों को, जिसमें स्वदेश या भारत के द्वारा कुछ लोगों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, इसे कहते हैं गगनयान। इसके बाद आदित्य L1, आदित्य L1, जो आदित्य L1 है, आदित्य किसका नाम होता है? पर्यायवाची सूर्य का होता है, तो किससे संबंधित मिशन होगा आपका? ये सूर्य से संबंधित। तो जो आदित्य है ये क्या है? सूर्य की जो बाहरी परत है उसके अध्ययन के लिए भारत सरकार के द्वारा ये भेजा जाएगा। इसी के साथ है आपका चंद्रयान 3, चंद्रयान 3। चंद्रयान पहला हो गया 2008 में, 2019 में था, 18 में था ना चंद्रयान 2, ठीक ना, 18-19 में चंद्रयान 2, और चंद्रयान 3 होगा 2021 में, ठीक है, चंद्रयान 3 के बारे में। इसके बाद आपका है ऐसे मंगलयान है फिर 2024 तक, और ऐसे और है आपके मिशन शक्ति। इसके बाद सुना आपने मिशन शक्ति के बारे में? मिशन शक्ति, जो मिशन शक्ति है इसे 27 मार्च 2019 को इसरो के द्वारा पूर्ण किया गया था। मिशन शक्ति का सीधा तात्पर्य है कि जो इंडिया है अब उन देशों में शामिल हो गया है जो अंतरिक्ष में किसी भी अन्य देश के उपग्रह को नष्ट कर सकता है मिशन शक्ति के माध्यम से, और इसे लॉन्च किया गया था 27 मार्च 2019 को। मिशन शक्ति या इसे A-SAT के नाम से भी जानते हैं, A-SAT। तो इससे पहले किसके पास शक्ति थी? ये मुख्य रूप से जैसे आपका रूस है, अमेरिका है, चीन है ना, इन देशों के पास ही यह क्षमता थी कि वह किसी भी देश के उपग्रह को अंतरिक्ष में नष्ट कर सके। देश कौन कौन से आपके हैं? अमेरिका, रूस और चीन। केवल 3 देश ऐसे थे जो किसी भी अन्य देश के उपग्रह को अंतरिक्ष में नष्ट कर सकते हैं, और भारत हो गया चौथा देश जो किसी अन्य देश के उपग्रह को अब नष्ट कर सकता है। तो ये थे भारत के आने वाले प्रमुख मिशन है आपके ना। इसके बाद बात करें जैसे गगनयान की बात करें ना, गगनयान कि भारत का जो लक्ष्य है अगला गगनयान हो गया। अब स्पेस स्टेशन देख लें, स्पेस स्टेशन। जो स्पेस स्टेशन होते हैं यहाँ पर मुख्य रूप से जो वैज्ञानिक वगैरह होते हैं यहाँ पर रुककर कोई भी शोध कार्य संपन्न कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे क्रिस्टीना कोच के यहाँ पे बताया आपको, तो क्रिस्टीना कोच 338 दिन तक सबसे अधिक रहने वाली महिला हैं जो कहाँ पर रहीं? स्पेस स्टेशन पर रहीं। और जो स्पेस स्टेशन है ये अंतरिक्ष में होता है, नीचे कहीं नहीं ऊपर अंतरिक्ष में है। और जैसे मार्क केली की सुना, जो मार्क केली हैं वो पुरुष थे जो वहाँ पर रहने वाले प्रथम व्यक्ति थे ऐसे जो सबसे अधिक वहाँ पर रहे थे। इसके बाद जैसे मानव मिशन हो गया अमेरिका के साथ ना। इसके बाद आपका जो अगला मिशन है स्टेशन, इसके बाद आपका है चंद्रमा के क्षेत्र में, कि चंद्रमा के क्षेत्र में या जो चंद्र अनुसंधान क्षेत्र में किन किन देशों के द्वारा कार्य किया गया है। जैसे तो यहाँ पर 3-4 देश महत्वपूर्ण आपके हैं। जैसे एक तो रूस हो गया, तो जो रूस था उसने लूना के नाम से अपना मिशन भेजा। अमेरिका था, उसने किसके नाम से?
अपोलो के नाम से। और भारत का क्या था? भारत का चंद्रयान, ठीक है, इनके नाम से इन्होंने अपने मिशन को भेजा था। लूना सबसे पहले चंद्रमा के क्षेत्र में कार्य किया रूस के माध्यम से, परंतु जो अमेरिका था उसने बाजी मान ली यहाँ पर, क्योंकि सबसे पहले प्रयास किसने किया था? रूस के द्वारा प्रयास किया गया था 1957 के लगभग, परंतु सबसे पहले अमेरिका के द्वारा 3 व्यक्तियों को अंतरिक्ष में भेजा गया था। फिर इसके बाद इंडिया है आपका चंद्रयान फर्स्ट, सेकेंड आगे आपका चंद्रयान 3 होगा, ठीक है। तो ये था अंतरिक्ष के क्षेत्र प्रमुख कार्यक्रम। यहाँ से प्रश्न बनते कि मुख्य रूप से कैसे हैं, जैसे कि भारत में इसरो की स्थापना कब हुई, या भारत के अंतरिक्ष विज्ञान के जनक या अंतरिक्ष के क्षेत्र में के पिता किसे कहते हैं, ठीक है ना। और जैसे भारत के प्रमुख उपग्रह केंद्र कौन, प्रक्षेपण केंद्र कौन कौन से हैं जहाँ से हम किसी भी उपग्रह को प्रक्षेपित कर सकते हैं। तो थुम्बा में आपका है, बालासोर में है और सतीश धवन स्पेस सेंटर। इसके बाद कौन कौन से प्रक्षेपण यान हैं जो वर्तमान में कार्य कर रहे हैं, तो PSLV और GSLV, और आपका फिर अवतार कार्य चल रहा अभी, और जो SLV है और ASLV है इन्होंने कार्य करना बंद कर दिया है। इसके बाद जो भारत के आगामी मिशन कौन कौन से हैं, या इसरो के आगामी मिशन कौन कौन से हैं, जैसे चंद्रयान 3 है, आदित्य L1 है और आपका मंगलयान है, ठीक है ना। ये सारे क्या है? इसरो के आगामी मिशन है। और साथ में फिर चंद्रमा के बारे में आ गया कि भारत ने पहला चंद्र मिशन कब भेजा? 2008 में भेजा चंद्रयान फर्स्ट के नाम से, और इसे PSLV के माध्यम से भेजा गया था। यदि फर्स्ट की बात करें तो 22 अक्टूबर 2008 और PSLV C11 से इसको छोड़ा गया था। और जो चंद्रयान था यहाँ पर इसको, और अपना भारत जो था पहले ही प्रयास में सफल रहा इस पर चंद्रयान के क्षेत्र में, ठीक है ना। और ये काम अभी तक किसने किया? रूस है, अमेरिका है और चीन है। इन 4 देशों के द्वारा ये अभी सफल रूप से चंद्रमा पर अपना कार्यक्रम भेजा जा चुका है। इसके बाद चंद्रयान 2 आया, ये भेजा गया 22 जुलाई 2019 को। डेट वही है, अक्टूबर और जुलाई के फर्क है बस, यहाँ 22 अक्टूबर है, वहाँ 22 जुलाई है 2019 को। और चंद्र जो भारत का चंद्र अनुसंधान कार्य था, इसमें 3 चीज़ों को याद रखना है। एक तो ऑर्बिटर, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर। जो विक्रम लैंडर है वो डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर इसका नामकरण किया गया था, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया विक्रम लैंडर। इसके बाद जैसे आपका अन्य मिशन की बात करें तो PSLV की प्रमुख उड़ानें कौन कौन सी हैं, जैसे PSLV वर्तमान आपने सुना हो कल अभी PSLV C51 लॉन्च किया गया, देखा नहीं जब आप लोग न्यूज में? PSLV C51 को अभी लॉन्च किया गया है, ठीक है। ये ब्राज़ील की सहायता है, ब्राज़ील के इसमें सहयोगी रहा ब्राज़ील भी। तो ये था आपका PSLV C51, कल या परसों इसको लॉन्च किया गया है। नहीं उसने किया, PSLV उपग्रह है आपका, सॉरी प्रक्षेपण यान है ये, तो इसमें से 2 आपके बंद हो चुके हैं। SLV हो गया, ASLV हो गया, PSLV कार्य कर रहा है, GSLV कार्य कर रहा है, केवल ये दोनों बंद हो गए। अब इनसे कोई उड़ान नहीं भरी जाती, अब केवल अब PSLV और GSLV के माध्यम से ही उड़ानों को संपन्न किया जाता है। समझे चीज़ को ना। यदि हम जिसकी बात देखें, जैसे हमें भारत के या इस PSLV की प्रमुख उड़ानें कौन कौन सी हैं, तो PSLV प्रमुख उड़ानें C42 से करना हमें याद, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50 और 50, मतलब 8 या 9 उड़ान हैं बस जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। जैसे आपका पहला देखें PSLV C42, जो PSLV C42 है यह इसरो की पहली ऐसी उड़ान थी जो कि कॉमर्शियल थी, मतलब कि इसरो की ऐसी पहली उड़ान जिसका उपयोग पूर्ण रूप से वाणिज्यिक तौर पर किया गया या कॉमर्शियल इसका प्रयोग किया गया। इसको समझते ना वाणिज्यिक, मतलब कि यहाँ पर इसरो ने अपने PSLV का प्रयोग किया पैसा कमाने में, मतलब कि उसको किराए पे दिया किसी अन्य देशों को। वो जो PSLV है यह इसरो की
पहली ऐसी उड़ान थी जो पूर्ण रूप से कॉमर्शियल थी। वो जो PSLV C-42 है इसे छोड़ा गया था 16 सितंबर 2018। बस इसमें एक चीज़ याद रखना कि जो PSLV C-42 है यह इसरो की पहली ऐसी उड़ान है जो पूर्ण रूप से वाणिज्यिक थी, या जिसका प्रयोग पहली बार इसरो ने कॉमर्शियल तौर पर किया था। और यहाँ पर दो प्रकार के उपग्रह छोड़े गए, एक नोवासार और S-14। कौन से थे यहाँ पर? नोवासार और S-14। जो नोवासार था इसका कार्य था समुद्र में निगरानी का कार्य करना। जैसे आप देखो मूवी वगैरह तो कि समुद्र में बहुत से डाकू वगैरह होते, तो उनके मतलब मुख्य वो तो एक उदाहरण है कि समुद्र में निगरानी करना है, नेविगेशन करना। और दूसरा आपका S-14 ये कार्य करेगा आपदा प्रबंधन में। मान लीजिए कहीं पर कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा आ जाए या मानव निर्मित आपदा आ जाए तो उस क्षेत्र में आपका S-14 कार्य करेगा। इसके बाद फिर आई आपकी PSLV C-43। जो अगला PSLV की उड़ान थी आपकी PSLV C-43। और जो PSLV C-43 है यहाँ पर इसरो के द्वारा 29 नवंबर 2018 को 31 सैटेलाइट को एक साथ प्रक्षेपित किया गया। और यहाँ पर एक था इंडिया का हाईसेस। जो 31 सैटेलाइट थे उसमें एक इंडिया का था और बाकी 30 किसके थे? विदेशी। जो इंडिया का था उसे कहते हैं हाईसेस और बाकी 30 अन्य देशों के या अन्य देशों से लिए गए थे। और यह मुख्य रूप से पृथ्वी का अवलोकन करेगा। इसके बाद आया PSLV C-44। जो आपका PSLV C-44 है इसे छोड़ा गया था 24 जनवरी 2019 में से छोड़ा गया। और जो PSLV C-42 है यहाँ पर माइक्रोसैट और कलामसैट को छोड़ा गया। जो कलामसैट था यह छात्रों के द्वारा बनाया गया उपग्रह था मुख्य रूप से। ये समझ आने आ गया? PSLV आपको थोड़े 8 या 9 PSLV वैसे आपके जिनको याद करना है, क्योंकि 2018, 19 और 20 में कोई खास इसरो के मिशन नहीं रहे, क्योंकि पूरा रहा कोरोना के काल में। तो उस समय कोई भी ऐसा उपग्रह नहीं छोड़ा गया जिसे आपको याद करना। एक दो लास्ट में छोड़े गए थे, उनके बाद याद करना बस। फिर आपके इस वर्ष PSLV C-51 आ गया उनके बारे में। तो PSLV C-44 आ गया 24 जनवरी 2019 को इसे प्रक्षेपित किया गया था। इसके बाद PSLV C-45। जो PSLV C-45 था इसे 1 अप्रैल 2019 को छोड़ा गया। और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस मतलब ऐसा उपग्रह था जो DRDO में काम करेगा, डिफेंस के क्षेत्र में कार्य करेगा, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस। ये PSLV C-45 और इसे छोड़ा गया था 1 अप्रैल 2019 को। इसके बाद आया आपका PSLV C-46, इसे 2B यहाँ पर छोड़ा गया। और लास्ट में था आपका PSLV C-47। PSLV C-47 जो PSLV C-47 था इसे छोड़ा गया था 27 नवंबर 2019 को, यहाँ पर इसे लॉन्च किया गया था। और जो PSLV C-47 था इसे यहाँ पर छोड़ा गया था कार्टोसैट को। और जहाँ पर भी कार्टोसैट का नाम आता है तो यह मुख्य रूप से क्या करता है? एक मौसम उपग्रह होता है, मौसम के बारे में जानकारी देता है। इसके बाद अन्य आपकी जो मुख्य उपग्रह इसरो के संबंधित में है या इसरो के कुछ लिख लें, इसको लिख लें, थोड़ा लिख लें आप। भारत की आगाही मिशन लिख लें, लिखना है इसको, इसके कुछ लिखना है, लिखवा दें इसको, इसी या वीडियो से लिख लोगे आप लोग, लिखवा दें इसके बारे में कुछ, थोड़ा लिखना ज़्यादा सही रहेगा ना। सबके बारे में लिख लें, जैसे हमने उपग्रह केंद्र पढ़े हमने ना, कौन कौन से उपग्रह सेंटर है उनके बाद थोड़ा लिख लें। अब तो लिख लें पहले TERLS के बारे में, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। नहीं तो ऐसा लिखा ही नहीं पाएगा आपका तो फिर तो
लेकिन थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, TERLS, TERLS, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। इसमें लिखना आपको, इसकी स्थापना 21 नवंबर 1963 को की गई थी। 21 नवंबर 1963 को की गई थी। 21 नवंबर 1963। इसके बाद लिखिए आप BERLS, BERLS, बालासोर इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, बालासोर इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। इसमें लिखें आप इसे अब्दुल कलाम आइलैंड भी कहते हैं। इसे अब्दुल कलाम आइलैंड भी कहते हैं। इसे अब्दुल कलाम आइलैंड भी कहते हैं। तथा यहीं से 3 जून 2018 को 3 जून 2018 को अग्नि 5 का परीक्षण किया गया था। अग्नि 5 का परीक्षण किया गया था। परीक्षण किया गया था। अब लिखें सतीश धवन स्पेस सेंटर, SDSC, सतीश धवन स्पेस सेंटर, सतीश धवन स्पेस सेंटर। इसमें लिखें इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1971, 1 अक्टूबर 1971 को की गई थी। अब लिख रहे आप भारत के प्रमुख प्रक्षेपण यान, भारत के प्रमुख प्रक्षेपण यान, प्रक्षेपण यान, प्रक्षेपण यान। इसमें पहले लिखें आप SLV, SLV, SLV। इसमें कर ले आप सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, SLV, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, SLV, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसे लिखें इस प्रक्षेपण यान को, इस प्रक्षेपण यान को सामान्यतः, इस प्रक्षेपण यान को सामान्यतः SLV, SLV या SLV-3, SLV या SLV-3 के नाम से जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है। यह हल्के उपग्रहों को, यह हल्के उपग्रहों को ले जाने में सक्षम है, ले जाने में सक्षम है। यह ईंधन के रूप में, ईंधन के रूप में ठोस प्रोडक्ट का प्रयोग करता है। इसकी पहली उड़ान ईंधन, ठोस ईंधन का प्रयोग करता है। इसकी पहली उड़ान 10 अगस्त 1979, इसकी पहली उड़ान 10 अगस्त 1979 को तथा अंतिम उड़ान 1983। इसकी पहली उड़ान 10 अगस्त 1979 तथा अंतिम उड़ान 1983 में संपन्न हुई। तथा SLV-3 के माध्यम से, SLV-3 के माध्यम से 1980 में रोहिणी को प्रक्षेपित किया गया था, प्रक्षेपित किया गया था। और 1980 में SLV-3 के माध्यम से रोहिणी को प्रक्षेपित किया गया था। तो रोहिणी पहला ऐसा उपग्रह था जिसे भारत ने ही बनाया और भारत ने ही प्रक्षेपित किया। इससे पहले कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट। जो आर्यभट्ट था उसका प्रक्षेपण सोवियत संघ रूस की मदद से किया गया था, परंतु जो आपका रोहिणी था उसे भारत ने ही बनाया और भारत के माध्यम से ही प्रक्षेपित किया गया था। अगला लिखें हम ASLV के बारे में।
ASLV, ASLV ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसमें लिख लें आप, यह ठोस प्रणोदक पर आधारित, यह ठोस प्रणोदक पर आधारित पांच चरणीय प्रक्षेपण यान है, प्रक्षेपण यान है, प्रक्षेपण यान है। यह SLV-3 का, यह SLV-3 का उन्नत संस्करण है, उन्नत संस्करण है। उन्नत संस्करण है। इसकी पहली उड़ान 1987, इसकी पहली उड़ान 1987 तथा अंतिम उड़ान 1994 में संपन्न हुई। इसकी पहली उड़ान 1987 तथा अंतिम उड़ान 1994 में संपन्न हुई। अब लिखेंगे PSLV के बारे में। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसमें लिखें, यह प्रक्षेपण यान 1200 किलोग्राम तक के, 1200 किलोग्राम तक के उपग्रह को ध्रुवीय कक्षा में स्थापित कर सकता है, ध्रुवीय कक्षा में स्थापित कर सकता है। स्थापित कर सकता है। इसमें ईंधन का दहन 4 चरणों में होता है, इसमें ईंधन का दहन 4 चरणों में होता है, जिसमें से पहले और तीसरे चरण में, जिसमें पहले और तीसरे चरण में ठोस ईंधन का प्रयोग, ठोस ईंधन का प्रयोग एवं दूसरे एवं चौथे चरण में, दूसरे एवं चौथे चरण में द्रव ईंधन का प्रयोग किया जाता है, द्रव ईंधन का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आपका GSLV, GSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसमें लिख लें आप, GSLV में इसका प्रयोग भारी उपग्रहों को भू स्थिर कक्षा में स्थापित करने के लिए किया जाता है, भू स्थिर कक्षा में स्थापित करने के लिए किया जाता है। भू स्थिर कक्षा में स्थापित करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर एक विशेष प्रकार के इंजन, या इसमें कर लें, इसमें एक विशेष प्रकार के इंजन क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया जाता है। क्रायोजेनिक इंजन, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है ना, क्रायोजेनिक इंजन है क्या, तो अलग से हेडिंग डालें, क्रायोजेनिक इंजन, क्रायोजेनिक इंजन। इसमें लिखें, क्रायोजेनिक इंजन में, क्रायोजेनिक इंजन में अत्यंत निम्न तापमान पर, अत्यंत निम्न तापमान पर, अत्यंत निम्न तापमान पर हाइड्रोजन -253, हाइड्रोजन -253 डिग्री सेंटीग्रेड तथा ऑक्सीजन -183, ऑक्सीजन -183, हाइड्रोजन -253 है और ऑक्सीजन 183 का प्रयोग किया जाता है। अत्यंत निम्न तापमान पर हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। तो ये थे आपके प्रमुख उपग्रह प्रक्षेपण यान, जो किसी भी उपग्रह को उनकी कक्षा में स्थापित कर सकता है, ठीक है ना। तो जो आपका जो प्रक्षेपण, जो स्पेस टेक्नोलॉजी है, इस बार संविदा वर्ग 3 में भी जोड़ी गई है और MPPSC में भी जोड़ दिया गया। कैसा अलग से टॉपिक इसका है? हाँ, आ जाइए, वही तो
तो ऐसा तो ज़्यादा अपन को ज़्यादा अंदर नहीं पढ़ना है, सिंपल पढ़ना है, ऊपर ऊपर कुछ महत्वपूर्ण चीज़ पढ़ना है बस, जो आपके एग्जाम में आ सकती है बस, ठीक है ना, क्योंकि ये थोड़ा अलग डाल दिया इस बार, और जो आपका PSC है ना उसमें भी इसको डाल दिया गया इस बार, स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में, प्रीमियम में दोनों में आ गया। तो इससे थोड़ा ये मालूम कौन सा टॉपिक पूछ ले तो थोड़ा मतलब ऐसा पढ़ेंगे, ज़्यादा अंदर भी नहीं इसके अंदर पढ़ना अपन को, ऊपर ऊपर पढ़ेंगे बस, कि कौन जो महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे उनको देखेंगे बस। तो ये थे आपके प्रक्षेपण यान, जिनके माध्यम से हम किसी भी उपग्रह को उस कक्षा में स्थापित कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद कक्षाएं होती हैं, तो आगे जानेंगे ऑर्बिट के बारे में या कक्षा। तो थोड़ा इनमें लिख लें कक्षाएं कौन कौन सी हैं, लिखें पहले कक्षा या ऑर्बिट। इसमें लिखें कक्षा वह काल्पनिक पथ होता है, कक्षा वह काल्पनिक पथ होता है जिसमें कोई आकाशीय पिंड, कक्षा वह काल्पनिक पथ होता है जिसमें कोई आकाशीय पिंड किसी अन्य आकाशीय पिंड की किसी अन्य आकाशीय पिंड का कर लें आकाशीय पिंड का चक्कर लगाता है। आकार के आधार पर कक्षा सामान्यतः दो प्रकार की होती हैं। आकार के आधार पर कक्षा सामान्यतः दो प्रकार की होती हैं, जैसे वृत्ताकार एवं दीर्घवृत्ताकार। वृत्ताकार एवं दीर्घवृत्ताकार एवं मार्ग के आधार पर भी दो प्रकार की कक्षाएं होती हैं, जैसे ध्रुवीय कक्षा एवं विषुवतीय कक्षा। ध्रुवीय कक्षा एवं विषुवतीय कक्षा। ध्रुवीय कक्षा एवं विषुवतीय कक्षा। तो याद रखना कक्षा चार है आपकी, एक मार्ग के आधार पर है और आपकी एक आकार के आधार पर है, ठीक है ना। अब पढ़ें कक्षा कौन कौन सी हैं। तो पहले लिखेंगे लियो के बारे में। लियो, लो अर्थ ऑर्बिट। लो अर्थ ऑर्बिट, लियो इसमें लिखें 160 से 200 किलोमीटर 160 से 2000 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर स्थित कक्षा को लियो कहते हैं या लो अर्थ ऑर्बिट कहते हैं, तथा सभी मानव मिशन इसी कक्षा में प्रक्षेपित किए जाते हैं केवल प्रक्षेपित किए जाते हैं। आगे लिखें अमेरिका का चंद्र मिशन कहाँ गया था? ये चंद्रमा पर, ये लियो के ऊपर या लियो की अगली कक्षा में लिखें अमेरिका का चंद्र मिशन चंद्रमा पर भेजा गया था, जो लियो की कक्षा या जो लियो कक्षा से ऊपर स्थित है। अमेरिका का चंद्र मिशन चंद्रमा पर भेजा गया, जो इस कक्षा से ऊपर स्थित है। इस कक्षा से ऊपर स्थित है। अब लिखने मियो के बारे में। मियो, हाँ अपोलो उसका नाम था, अपोलो। अब लिखना मियो, मीडियम अर्थ ऑर्बिट। मीडियम अर्थ ऑर्बिट, इसमें लिखें इसकी ऊंचाई
इसकी ऊंचाई लियो के ऊपर, लियो से ऊपर एवं भू स्थिर कक्षा से नीचे होती है, एवं लियो से ऊपर होती है एवं भू स्थिर कक्षा से नीचे कितनी है 2000 से 35,768 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होती है। यहाँ पर उपग्रहों को नेविगेशन के लिए प्रक्षेपित किया जाता है। उपग्रहों को नेविगेशन के लिए प्रक्षेपित किया जाता है। जैसे लिखें जीपीएस अमेरिका का, जीपीएस किसका है? अमेरिका का है। दूसरा लिखें डॉरिश, ये फ्रांस का है, डॉरिश फ्रांस का है। जीपीएस, डॉरिश, वाइडू, हाँ चीन का। डॉरिश हो गया ना, वाइडू हो गया चीन का। अगला लिखा गैलीलियो, ये किसका है? यूरोपियन यूनियन का, गैलीलियो यूरोपियन यूनियन का। इसके बाद लिखें आप ग्लोनास, इसमें लिखें रूस। और तीसरा लिखें आप, अगला लिखें QJSS, ये जापान, QJSS जापान। और अंत में लिखना नाविक, और ये है आपका भारत का खुद का उपग्रह, जो किसके लिए यूज करेगा? जो मुख्य रूप से नेविगेशन के लिए कार्य करेगा। और जो नाविक है यह एक क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली है, मतलब कि यह केवल एक क्षेत्र विशेष में ही कार्य करेगी, जैसे इंडिया और इंडिया के चारों ओर का क्षेत्र, बस है ना। इसके बाद अगली जो कक्षा है वो है आपकी लियो, मियो और जियो। इसे कहते हैं जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, या जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। इसमें लिखें अब, यह विषुवत रेखा से 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित एक वृत्तीय कक्षा है। इस कक्षा में स्थापित उपग्रह पृथ्वी की घूर्णन गति की दिशा में चक्कर लगाते हैं तथा इन उपग्रहों की कक्षीय अवधि पृथ्वी की घूर्णन गति के बराबर होती है। कक्षीय अवधि पृथ्वी की घूर्णन गति के बराबर होती है, पृथ्वी की कक्षीय गति के बराबर होती है। तो ये थे आपकी प्रमुख कक्षाएं। ये समझ में आया कि नहीं इसके बारे में? इसके बाद थोड़ा और लिख लें। कक्षाएं आपकी हुई ना, स्पेस स्टेशन हुए। अब लिखें आपको उपग्रहों के बारे में। उपग्रह तो दो प्रकार के उपग्रह आपके हैं, एक पढ़ा था हमने इनसेट प्रणाली और एक IRS प्रणाली। तो पहले लिखिए आप इनसेट प्रणाली।
इनसैट प्रणाली, इंडियन नेशनल सैटेलाइट, इनसैट प्रणाली, इसमें लिखें आप। यह प्रणाली अंतरिक्ष विभाग, यह प्रणाली अंतरिक्ष विभाग, दूर संचार विभाग, अंतरिक्ष विभाग, दूर संचार विभाग, भारतीय मौसम विभाग, आकाशवाणी तथा दूरदर्शन का संयुक्त उद्यम है, दूरदर्शन का संयुक्त उद्यम है। इनसैट प्रणाली का प्रथम उपग्रह, इनसैट फर्स्ट बी को 1983 में प्रक्षेपित किया गया था, ठीक ना। अब लिखना हमको IRS प्रणाली या इसे कहते हैं दूर संवेदी उपग्रह, ठीक ना। इसमें लिखें आप, इस प्रणाली के अंतर्गत उपग्रहों का प्रयोग पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के संसाधनों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यह उपग्रह पृथ्वी के गर्भ में छुपे संसाधनों को स्पर्श किए बिना प्रकीर्णन विधि से जानकारी एकत्रित करते हैं। इस प्रणाली के अंतर्गत 2 प्रकार के उपग्रहों को छोड़ा जाता है। इसमें पहला आपका है जनरल पर्पज उपग्रह, जनरल पर्पज सैटेलाइट और डेडिकेटेड सैटेलाइट। जनरल पर्पज सैटेलाइट और डेडिकेटेड सैटेलाइट, जो आपके जनरल पर्पज सैटेलाइट होते हैं या विभिन्न प्रकार के संसाधनों के बारे में जानकारी देते हैं। जो डेडिकेटेड होते हैं ये केवल किसी एक विशेष प्रकार के संसाधन की ही जानकारी प्रदान करते हैं। तो ये था आपका इसरो के बारे में सामान्य जानकारी या अंतरिक्ष विज्ञान का सामान्य चैप्टर, ठीक है ना। इसके बाद अभी इसमें आपका आएगा जो भी चंद्र अनुसंधान है, इसको विस्तृत रूप से पढ़ेंगे अभी ना, कि कब रूस के द्वारा कब प्रारंभ किया गया, अमेरिका के द्वारा कब प्रारंभ किया, भारत ने कौन सा छोड़ा, चीन का कौन सा मिशन था और जापान का कौन सा मिशन था, इन सब के बारे में। फिर गगनयान के बारे में पढ़ेंगे और जो भारत के आगामी मिशन उन सब के बारे में। और लास्ट में हो जाएगा आपका कुछ फैक्ट वगैरह जो आपके इससे संबंधित, जैसे DTS सर्विस कब शुरू हुई या शिक्षा के क्षेत्र में छोड़ा गया पहला उपग्रह कौन सा था, इन सब सामान्य जानकारी सभी के बारे में। तो अभी आपकी यह क्लास यहीं तक रहेगी और जो भी आपको दिक्कत हो या तो आप क्लास में पूछ सकते हैं, और यदि आप YouTube में देखते हैं तो कमेंट कर सकते हैं उसमें। तो अब आगे के जो चैप्टर होंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।